हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी क्लब 24x7। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे लास्ट चैप्टर, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ नेबर कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। एक क्वेश्चन यहां से 100% आपके टर्म 2 में आने वाला है और वो क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आपसे किसी के इकोनॉमी के बारे में पूछ सकता है, लाइक चाइना की इकोनॉमी के बारे में, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में एंड इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, या कंपैरेटिव आपसे पूछ सकता है कि क्या कंपैरेटिव इनके डेवलपमेंट एक्सपीरियंस रहे हैं चाइना और पाकिस्तान का, या चाइना और इंडिया का, या पाकिस्तान और इंडिया का, क्या सक्सेस रहा है, क्या फेलियर रहा है। ये सब हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चाइना की इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, चाइना की इकोनॉमी के बारे में बात करें, यू नो वेरी वेल, चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था 1949 में। ओके, कब इंडिपेंडेंट हुआ था? 1949 में। एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो चाइना का बना था वो 1953 में। ठीक है, चाइना इंडिपेंडेंट हुआ था कब? 1949 में। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बनाया था? 1953 में। 1953 में उस समय जो चाइना के वहां पर जो गवर्नर थे, आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर वन पार्टी रूल चलता है, कोई और तो, मतलब एक ही पूरे इकोनॉमी को एक ही पर्सन मैनेज करता है। ठीक है, तो उस समय वहां के जो गवर्नर थे वो थे माओ जेडोंग। कौन थे? माओ जेडोंग। माओ जेडोंग ने सबसे पहले चाइना में इंट्रोड्यूस किया था 1958 में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ठीक है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ये इंट्रोड्यूस किया था। तो एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट से पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इंट्रोड्यूस्ड बाय माओ जेडोंग। ठीक है, तो ये क्या था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ये समझते हैं। चाइना शुरू से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस कर रहा है। ठीक है, शुरू से ही उनका मोटिव है कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में पूरे वर्ल्ड में सबसे आगे रहें। और नो डाउट अभी आप देखेंगे तो चाइना बहुत टफ कंपटीशन दे रहा है, ना कि सिर्फ इंडिया को, बहुत सारे कंट्री को। और कहीं ना कहीं चाइना धीरे धीरे सभी कंट्री से आगे बढ़ता जा रहा है। और अभी भी ये चाइना की जो इकोनॉमी, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करें तो सबसे स्ट्रांग है। आप जो भी यूज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, खास करके इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट की बात करें या टॉयज की बात करें या अदर प्रोडक्ट की बात करें, तो वहां पर चाइनीज प्रोडक्ट आप सबसे ज्यादा देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन क्या था। 1958 में माओ ने सोचा कि हम पहले ही क्या करेंगे, चाइना को इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 1958 में कम्यून सिस्टम बनाया। ठीक है, अब ये कम्यून क्या है? कम्यून मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का जो ग्रुप होता है उसी को क्या कहते हैं? कम्यून कहते हैं। चाइना ने उस कम्यून को बनाया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में जो भी आप काम करेंगे, एक ग्रुप के साथ काम करेंगे। ठीक है, इसी तरह चाइना ने 26,000 कम्यून्स बनाए। ठीक है, कितने कम्यून्स बनाए बच्चों? 26,000 कम्यून्स बनाया। और 26,000 कम्यून्स बना करके उन्होंने प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया। बट यू नो, अगर आप अपने इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, आपको टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, आपको प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है। कहीं ना कहीं ड्यू टू लैक ऑफ दीज थिंग्स ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस है ये सक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, और खास करके वहां के जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो जो है किसमें प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। ठीक है, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया तो उनके लिए खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और जो कुछ लोग खेती कर रहे थे, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इंगेज थे, तो चाइना में ऐसा ड्राउट आया कि जितना भी फसल था चाइना का सारा बर्बाद हो गया, लोग मरने लगे।
अबाउट 30 मिलियन लोगों की यहां पर डेथ हो गई, ठीक है, ड्यू टू सीवियर ड्राउट हावोक इन चाइना, ठीक है, बहुत ज्यादा सूखा पड़ गया था, जिसके वजह से ये जो ओवरऑल कैंपेन था ये कैंपेन सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। देखिए मैं आपको डिटेल से समझाता हूं, जो आपको पेपर अगर ये क्वेश्चन आता है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या है तो आपको पेपर में कैसे लिखना है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले इट इनिशिएटेड इन 1958, इनका एम क्या था? एम ये था कि हम अपने इकोनॉमी को किस में कन्वर्ट करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में, इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। इट इनिशिएटेड इन 1958 एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल। ओके, अब सेकेंड पॉइंट समझते हैं। इन रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड, जो रूरल एरिया है वहां पर कम्यून को स्टार्ट किया गया। कम्यून्स मींस मैंने आपको पहले ही बताया था ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अंडर द कम्यून सिस्टम पीपल कलेक्टिवली कल्टीवेट लैंड्स। कम्यून सिस्टम में जो है लोग एक साथ क्या करते थे, कल्टीवेट करते थे लैंड को। अच्छा सबसे बड़ी समस्या क्या था, मेहनत कर रहे हैं लोग, ठीक है, और उनसे जो भी रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सारा का सारा रिवेन्यू कौन लेके जा रहा है, वहां के गवर्नर लेके जा रहे हैं, वहां का पार्टी लेके जा रहा है। मतलब ओवरऑल सारा का सारा रेवेन्यू किसके पास जा रहा था, माओ जेडोंग के पास जा रहा था। तो ये एक सही पॉलिसी नहीं थी, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1958 में कितने कम्यून्स, जैसे कि पहले ही बताया मैंने आपको, 26,000 कम्यून्स जो है ऑलमोस्ट स्टार्ट किया गया, ठीक है। एंड वो फार्म पॉपुलेशन से इंगेज थे। एंड जीएलएफ कैंपेन मेट विद मेनी प्रॉब्लम्स, अ सीवियर ड्राउट कॉज्ड हावोक इन चाइना, किलिंग अबाउट 30 मिलियन पीपल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर इतना ज्यादा सूखा पड़ गया था कि लोग पत्ते तक खाने के लिए मजबूर हो गए थे। और आप देखिए कि जब 30 मिलियन लोगों का डेथ हुआ, वो भी भूख से, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी, ठीक है। तो ओवरऑल ये कैंपेन सक्सेस नहीं हुआ, ठीक। माइनो क्या किया, उसके बाद जो है 1966 में एक रिवॉल्यूशन लेके आया जिसका नाम था द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन, ठीक है। क्या था, द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। अगर इसको आप अपने इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं तो जब जीएलएफ कैंपेन स्टार्ट किया था, किसने, माओ ने, तो चाइना का जो है रशिया के साथ रिलेशन अच्छा रहा है, ठीक है। तो रशिया ने क्या किया, अपने प्रोफेशनल्स को चाइना भेज दिया कि जाओ तुम इसका हेल्प करो, इंडस्ट्रियलाइजिंग प्रोसेस में इसका क्या करो, हेल्प करो। लेकिन बीच में चाइना और रशिया के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, अपने जो भी प्रोफेशनल्स थे उसको वापस बुला लिया, अपने कंट्री वापस बुला लिया। अब भाई बिना प्रोफेशनल्स के कैसे काम होगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये कैंपेन फेलियर रहा है, ठीक है। तो माओ ने सोचा कि कोई बात नहीं, ठीक है, रशिया लेके चला गया। माओ ने क्या किया, अपने ही कंट्री के स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल को गांव में भेजा, और जाओ गांव में जाकर के आप सीखो वहां पर कि कैसे हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को रन करना है, ठीक है। तो ये था आपका द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। देखिए ये कब तक चला, 1966 से 76 तक। माओ इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन अंडर विच स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वर सेंट टू वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा रियलिटी की बात करूं तो रियल चीजें तो कुछ और था। यहां पर माओ जेडोंग एक अच्छा, आप कह सकते कि गवर्नमेंट नहीं था चाइना का। उन्होंने क्या किया, लोगों के बीच में लड़ाइयां स्टार्ट कर दी। कैसे, सबको बहकावे में लेके आ गया कि आप अपने धर्म को प्रोटेक्ट करो, आप अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करो, सबको बहका दिया और सब आपस में लड़ने लगे। और मैं आपको बता दूं, इस ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन के कारण
5 मिलियन लोगों का डेथ हुआ था। ये हिस्टोरिकल बातें हैं चाइना के बारे में। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इस रिवॉल्यूशन में क्या था कि रशिया ने अपने प्रोफेशनल को जब विड्रॉ कर लिया था चाइना से, तो चाइना ने अपने ही कंट्री के स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल को भेज दिया कि जाओ भाई वहां काम करो, वहां इंडस्ट्री सेटअप करो और उसको सीखो। ठीक है, चलिए उसके बाद ये जो है आपका कल्चरल रिवॉल्यूशन 76 तक चला। ठीक है, कब तक चला? 76 तक। उसके बाद आपका न्यू जो गवर्नर आया वो आया डेंग जियोपिंग। कौन था? डेंग जियोपिंग। और डेंग जियोपिंग ने स्टार्ट किया न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मतलब चाइना में जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया है वो किसने किया है? डेंग जियोपिंग ने। कब? 1978 में। ये बात आपको याद रखना है। अगर आप गवर्नमेंट का नाम याद नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं, बट ये जरूर याद रखना है कि ये जो आपका न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया था ये कब आया था? 1978 में। कब आया था बच्चों? 1978 में। मींस चाइना ने जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को स्टार्ट किया था वो कब किया था? 1978 में। अब 1978 में जब उन्होंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को स्टार्ट किया, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस इन चाइना, तो सबसे पहले उन्होंने क्या, डेंग जियोपिंग ने देखा कि सबसे पहले रूट को सही करते, जड़ को मजबूत करते। ठीक है, जड़ किसी भी इकोनॉमी का जड़ कौन होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मर्स। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले एक्सप्लोटेशन जो हुआ था वो किसका हुआ था? फार्मर्स का। जैसे कि मैंने आपको जीएलएफ में बताया था कि 30 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी। तो डेंग जियोपिंग ने सबसे पहले किसको टारगेट किया? फार्मर को टारगेट किया। उन्होंने फार्मर को बोला कि एक काम करो, आप क्या कर रहे थे? कम्यून सिस्टम में कल्टीवेट कर रहे थे फार्म को, आई मीन ग्रुप में फार्म को कल्टीवेट कर रहे थे। एक काम करो, ग्रुपिंग छोड़ो, आप अपना अपना इंडिविजुअली कल्टीवेट कीजिए। ठीक है, मतलब उन्होंने क्या किया? इंडिविजुअली लैंड सबको एलोकेट कर दिया डेंग जियोपिंग ने। किसको? फार्मर्स को। हाँ, ओनरशिप नहीं दी, लैंड का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया, लेकिन उनको बोला कि आप क्या कीजिए, अलग अलग अपना कल्टीवेट करते रहिए। फार्मर खुश हो गए, भाई चलो अब मैं जितना, और ये भी बोला कि जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा आपके कल्टीवेशन से, तो आप कुछ उसका पार्ट एज अ, आप कह सकते हैं कि रॉयल्टी के फॉर्म में या एज अ टैक्स के फॉर्म में आप मुझे दे देंगे और बाकी आप रखेंगे। तो ये एक सही तरीका है ना भाई कि मेरा मेहनत मुझे मिलेगा, मैं जितना मेहनत करूंगा उतना मुझे उसका रेवेन्यू मिलेगा। तो यहां पर फार्मर खुश हो गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया भाई? कल्टीवेट करना स्टार्ट किया और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में बूम आना स्टार्ट, बहुत तेजी से बूम किया ये। ठीक है, तो ये क्या था? सबसे पहले किसे टारगेट किया उन्होंने? डेंग जियोपिंग ने एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, मतलब कम्यून सिस्टम को हटा दिया उन्होंने। देखिए आपको मैं दिखाता हूं पीपीटी के फॉर्म में। In the initial phase, reforms were initiated in agriculture, foreign trade and investment sectors. सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर्स की बात करें तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर्स की बात करें, एक सेकेंड, देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स की बात करें तो commune lands were divided into small plots। ठीक है, कम्यून सिस्टम को खत्म कर दिया। एंड विच वर एलोकेटेड इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स। इन्होंने जो एलोकेट किया किसको किया? टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड, मतलब ओनरशिप नहीं दी, लेकिन उसको बोला भाई तुम अपना प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, एंड दे वर अलाउड टू कीप ऑल इनकम from the land after paying stipulated tax। means as a tax पे कर देना है किसको? फार्मर को। ठीक है, और बाकी जो भी रेवेन्यू है वो फार्मर अपने पास रख लेगा। तो ये एक अच्छा आप कह सकते कि रिफॉर्म था, चेंज था, किसके लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए। अब क्या हुआ? डेंग जियोपिंग ने देखा भाई हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स धीरे 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 इंप्रूव कर रहा है। अब हम किस पे आते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे आते हैं। तो दो फेज उन्होंने जो रिफॉर्म जो इंट्रोड्यूस किया था वो दो फेज में इंट्रोड्यूस किया था, फेज 1 और फेज 2।
फेज 1 में तो मैंने आपको बताया कि किसको उन्होंने टारगेट किया, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को, कहीं ना कहीं वो इंप्रूव होने लगा। तो फेज 2 में उन्होंने किसको टारगेट किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को। ठीक है, क्या किया उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, देखिए इन द लेटर फेज रिफॉर्म्स वर इनिशिएटेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो प्राइवेट सेक्टर firms in general and township and villages enterprises, that is those enterprises which were owned and operated by local collectives in particular were allowed to produce goods। means जो भी आपका लोकल प्रोड्यूसर्स है, जो भी आप कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो भी जिस तरह के आपका आप कह सकते हैं कि फर्म्स हैं, उनके अलाउ कर दिया कि भाई करो, प्रोडक्शन करना स्टार्ट करो, जितना करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका मेन मोटिव था कि हमें इस इकोनॉमी को इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमी में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये सेकेंड जो रिफॉर्म्स था, ये तगड़ा इंपैक्ट डाला किसके, चाइना की इकोनॉमी को, जिसका रिजल्ट आज आप देख ही रहे हैं। आप खुद आपके पास जितने भी प्रोडक्ट होंगे, मुझे जहां तक लग रहा है, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें, मोबाइल की बात करें, इलेक्ट्रिक गैजेट की बात करें, तो 90% वो चाइनीज ही होगा। ठीक है, तो ये रिफॉर्म्स था किसका, चाइना का। ओके, अब आगे देखते हैं, देखिए। ठीक है, तो द रिफॉर्म्स प्रोसेस ऑल्सो इन्वॉल्व, अच्छा ये तो ठीक है, सॉरी, ठीक है, चाइना का। अब क्या हुआ, ये उन्होंने 2 फेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया फेज 1 एंड फेज 2, ये धीरे धीरे चलने लगा भाई, बहुत अच्छी बात है। 1985 में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ड्यूल प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है, ड्यूअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म्स प्रोसेस, उन्होंने क्या किया, ड्यूअल प्राइसिंग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था 1985 में, बट 1989 में उसको उन्होंने विड्रॉल कर दिया। ठीक है, क्या था ये ड्यूअल प्राइसिंग, तो जैसे कि एक लिमिट डिसाइड कर लिया चाइना के गवर्नमेंट ने कि भाई अगर आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, उन्होंने लिमिट डिसाइड कर दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि 5000 यूनिट्स तक आप परचेज करते हैं। ठीक है, अगर आप 5000 यूनिट्स तक परचेज करते हैं तो आपको प्राइस फॉर एग्जांपल 10 रुपीज पे करना है पर यूनिट। ठीक है, एक फिक्स कर दिया कि 5000 तक 10। उसके बाद अगर आप यूनिट को क्या कहता है, परचेज करते हैं, जैसे कि आपने 6000 परचेज किया, तो आपको 20 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। ये 20 कौन सी प्राइस है, मार्केट प्राइस है। 20 रुपीज कौन सी प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है। तो ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम में उन्होंने फिक्स कर दिया कि इतने यूनिट तक अगर कोई परचेज करेगा तो मैं उसको सब्सिडाइज प्राइस पे दूंगा, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर दूंगा, और इससे ज्यादा अगर कोई परचेज करता है तो उसको मैं मार्केट प्राइस पर क्या करूंगा, सोल्ड आउट करूंगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इनका मोटिव क्या था, जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेज है उनको क्या करना, प्रमोट करना, या एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को क्या करना, प्रमोट करना। देखिए, द रिफॉर्म्स प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व्ड ड्यूअल प्राइसिंग। दिस मींस फिक्सिंग द प्राइसेस इन 2 वेज। एक फार्मर्स है और इंडस्ट्रियल यूनिट्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट। ठीक है, यहां पर एक क्वांटिटी को फिक्स कर दिया कि भाई इतना खरीदना है और इतना बेचना है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड द रेस्ट वर परचेज्ड एंड सोल्ड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, बाकी जो इनपुट फिक्स किया है, इस इनपुट को जो भी क्रॉस करेगा, इससे ज्यादा सेल या परचेज करेगा, तो वो मार्केट प्राइस पर करेगा। दिस वाज ड्यूअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म्स प्रोसेस। ये कब तक चला था, 85 से 89 तक। ठीक, उसके बाद अगर चाइना की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो उसके बाद क्या आया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, एक ऐसा जोन जहां पर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं। चाइना ने क्या किया,
इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को सक्सेस करने के लिए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सेटअप करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन को स्टार्ट किया। ठीक है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? ये एक ऐसा जोन होता है जहां पर गवर्नमेंट आपको हर तरह की फैसिलिटीज देते हैं, जैसे कि पावर, रोड, रेलवे, ये सारे फैसिलिटीज देते हैं। इसके साथ आपको एक पीरियड तक ये भी ऑफर देंगे कि चलो भाई आपको टैक्स नहीं देना, चलो भाई आपको लाइसेंस नहीं लेना, ठीक है, आपको बहुत सारा इसमें रिलैक्सेशन मिलता है ताकि आप वहां जाकर के इंडस्ट्री को क्या कर सके, सेटअप कर सके। तो ओवरऑल स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों ओपन किया जाता है? इंडस्ट्रियलाइजिंग प्रोसेस के लिए। और जब चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इंट्रोड्यूस किया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इंट्रोड्यूस किया था, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहां पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और चाइना की एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। मैं अभी प्रेजेंट की बात करूं तो चाइना की लगभग 25,000 करोड़ का एफडीआई है। मतलब चाइना की इकोनॉमी में जो फॉरेन इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा है, मैं आज का डेटा बता रहा हूं, मैं लगभग की बता रहा हूं, लगभग 25,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है चाइना में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, चाइना एस्टैब्लिश स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। दीज जोन्स ऑफर्ड ऑल बेसिक एमेनिटीज। देखिए मैं आपको समझाता हूं, मैंने क्या बोला आपको कि यहां पर आपको एक बेसिक एमेनिटीज मिलेगा, आई मीन सारी फैसिलिटीज मिलेगी आपको, basic amenities to the investors according to China became a lucrative destination for FDI। ठीक है, मतलब इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन से चाइना में एफडीआई करने के लिए लोग सोच रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे। द फर्स्ट 4 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वर क्रिएटेड इन 1980। ठीक है, देखिए 2 साल के बाद ही, रिफॉर्म के 2 साल के बाद ही इन्होंने ओपन कर दिया इन साउथ ईस्टर्न कोस्टल चाइना। ठीक है, एंड कंसिस्टेड ऑफ व्हाट वर देन द स्मॉल सिटीज ऑफ शेंजन, जुहाई एंड सांतु। ठीक है, इन गोंगडोंग, ठीक है, प्रोविंस एंड जियमन इन फुजियान प्रोविंस। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सब जगह में जो है चाइना ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन को जो है ओपन किया था। तो ओवरऑल स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या मेन मोटिव था कि एफडीआई आएगा, फॉरेनर्स यहां पर इन्वेस्ट करेंगे और हमारी इकोनॉमी और बूस्ट करेगी। तो ये ओवरऑल आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म प्रोसेस है किसका? चाइना का, चाइना की इकोनॉमी और चाइना का ओवरऑल आप डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी है और पाकिस्तान का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है। उसके बाद हम कंपैरिजन पे आते हैं। तब तक के लिए आप इसको देखिए और इंतजार कीजिए मेरे लेक्चर का। हाँ, एक चीज और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ शायद आपको लगता है कि समझ नहीं आया, तो कमेंट कीजिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। हो सकता है शायद मैंने कुछ इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट नहीं किया जो आपको समझ में ना आया हो। अगर ऐसा हुआ है तो आप बताइए, मैं उस पर इंप्रूवमेंट करूंगा और आपके एवरी डाउट का 100% मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।